स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 6वीं विज्ञान के पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है। बच्चों, आपको मालूम है कि आप जो भोजन करते हैं वह आपको कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए। आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। बच्चों, इसमें आपको यह बताया गया है कि आपने अपने घर में आज क्या खाया था। पता लगाइए अपने दोस्तों ने आज क्या खाया था। आप स्कूल जाते हो तो आप एक दूसरे से बात करते हो ना कि आज हमने यह खाया, आज मेरी मम्मी ने यह बनाया, आज कल मैंने रात को यह खाया था, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, एक ही टाइप का भोजन नहीं खाते हैं। अगर आपकी मम्मी आपको दिन में भी वही खाना दे, आलू बना के दे, और रात को भी आपको वही दे, तो आप बोलते हो ना कि हमको रोज़ हर समय यही नहीं खाना है ना। तो आपको इस पाठ में यही बताया गया है कि हम जो भोजन करते हैं वह भोजन हम कहाँ से आता है। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी नंबर 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी, हम क्या खाते हैं। बच्चों, आप स्कूल में जब जाते हो तो अपने दोस्तों से पूछो कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। अगर वो अलग अलग शहरों में रहने वाले हैं, है ना, जैसे कि साउथ के लोग हैं तो साउथ के लोग बच्चों सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, इडली डोसा। तो आप वो पूछ के इस सारणी में अपने दोस्त का नाम लिखिए और वो दिन भर में क्या क्या खाते हैं उसके बारे में इस सारणी में लिखना है। ठीक है, आगे अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती है। पके चावल के बारे में सोचो। आपने कभी सोचा है कि आपकी मम्मी जो खाना बनाती है, चावल बनाती है, वो कैसे बनाती है। हम कच्चा चावल, सबसे पहले आपकी मम्मी क्या लेती है, कच्चे चावल लेती है, उसमें पानी डालती है। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। आप कभी जब आपकी मम्मी खाना बनाए, घर में चावल बनाए, तो आप ध्यान से देखिए कि आपकी मम्मी चावल कैसे बनाती है। सबसे पहले वो चावल को लेंगी, उसमें पानी डालेंगी, उसको भिगो के रखती है। फिर उसके बाद जिस पतीले में या जिसमें वो चावल बनाती है उसमें सबसे पहले तेल डाल के चावल डालेगी और फिर उसको बॉईल होने देंगी। इस तरह उनके चावल तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी अगर घर में खाना बनाती है, कोई सब्जी बनाती है, तो सिर्फ सब्जी नहीं चाहिए रहती है, उसके अलावा तरह तरह के मसाले डालती है ताकि आपको स्वाद आए उस सब्जी में। क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। सारणी 1.1 में हमने बोला था कि आप अपने दोस्तों से पूछो कि वो दिन भर में क्या खाते हैं, लेकिन सारणी इसके आगे आपको बोला गया है कि वो जो खाना खाते हैं वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ना बच्चों। तो इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, आप जो चीज़ खा रहे हैं उस वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए कुछ अन्य को सूचीबद्ध कीजिए। जैसे यहाँ पर इस सारणी 1.2 में दी गई है खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य पदार्थ जैसे आपको दिया गया है रोटी और चपाती। तो बच्चों, रोटी और चपाती बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आटा और जल। ठीक है, इसके बाद दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए। ऐसे ही आपको सारणीबद्ध और अपने आसपास अपने दोस्तों से, अपने घर में अपनी मम्मी से पूछ के बनाना है। उदाहरण के लिए अगर आपको खीर बनानी है तो खाद्य पदार्थ में यहाँ पर लिखिए खीर बनाने के लिए कच्ची सामग्री आपको क्या चाहिए। अगर चावल की खीर बनानी है तो आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, दूध,
चावल और शक्कर। इसी प्रकार आप अपने घर में मम्मी से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए खाद्य पदार्थ के बारे में, और उसमें क्या क्या लगता है वो कच्ची सामग्री में आपको लिखना है। इसके आगे है, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? संगठक मतलब जैसे हम मसाले अपन हर सब्जी में यूज़ करते हैं, है ना, तो हमको कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? अब अपन को ये पता करना है कि हमको मिलते कहाँ से हैं। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a, आप चित्र 1.2.1 में देखिए, जहाँ कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधों से। ये सामग्री हमको कच्ची सामग्री कहाँ से मिलती है? खाद्य सामग्री पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। अपने बच्चों कभी गांव गए हो, वहाँ पर देखा होगा खेतों को, तो अपन को चावल और गेहूँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? इन खेतों से ही प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? जंतुओं से। तो इसका मतलब है खाद्य सामग्री के क्या क्या स्रोत हैं? पौधे और जंतु। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ और उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में। यहाँ पर आपको सारणी 1.3 दी गई है, इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिए। कुछ अन्य उदाहरण सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बच्चों, आपने इस सारणी में देखा, चित्र नंबर 1.3 अनाज के स्रोत में यहाँ धान का खेत दिखाया गया है। जैसे आप लोग कभी गांव जाओ तो आप देखो कि वहाँ पर खेत रहते हैं, है ना। धान की फसल पक गई है, उसके बाद ए में आपको धान की फसल दिखाई गई है और बी में देखो बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पर आपको धान की फसल पक गई है और उसको काट लिया गया है और उसको मंडी में ले जाया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद सारणी 1.2 में आपको दी गई है खाद्य व्यंजन, संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। बच्चों, यहाँ पर देखो खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उसके बाद कच्ची सामग्री दी गई है और स्रोत दिया गया है। स्रोत मतलब अपन को कहाँ से मिलता है। जैसे इडली की कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इडली बनाने के लिए, लेकिन अपन को ये सब मिलते कहाँ से हैं? पौधों से। वैसे ही चिकन करी बच्चों आपने खाई होगी घर में, तो ये कच्ची सामग्री चिकन करी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? चिकन चाहिए सबसे पहले, मसाले चाहिए, तेल, घी चाहिए और पानी, जल चाहिए। लेकिन अपन को ये चिकन मिलता कहाँ से है? स्रोत क्या है इसका? जंतु। ठीक है। उसके आगे है खीर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खीर के लिए आपको क्या क्या चाहिए? दूध, चावल और चीनी। लेकिन ये हमको सब मिलता, दूध अपन को कहाँ से मिलता है? जंतु से, और चावल पौधों से मिलता है। आगे आप देखिए, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधों के बच्चों, आपको यहाँ पर मैं ये एक बात बता दूं कि पौधों के अपन कुछ भाग खाते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको वही बताया गया है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। यहाँ पर चित्र 1.4 देखिए बच्चों, पादप के खाने योग्य भाग यहाँ पर दिया गया है। इस चित्र में आपको समझाया गया है कि पौधों के कौन कौन से भाग खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? आप बच्चों एक बार कोशिश करिए घर में बनाने की, अपनी मम्मी को कहिए कि वह आपको बनाकर खिलाएंगी। देखिएगा स्वाद कितना अच्छा लगता है, कितनी स्वादिष्ट पकौड़ियाँ बनती है।
कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। सरसों का तेल बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, तो इसके बीज हमें तेल प्राप्त होते हैं और पत्तियों का उपयोग बच्चों क्या करने के लिए किया जाता है, साग बनाया जाता है, साग खाया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? आपने सुना होगा केले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक सारणी दी गई है, भोजन के रूप में पौधों के भाग, मतलब पौधों के अपन कौन कौन से भाग खाते हैं। पहला, खाद्य पदार्थ के रूप में मुख्य स्रोत की तरफ पौधा, बैंगन का भरता। बच्चों आपने कभी खाया होगा बैंगन का भरता, आपने कभी ध्यान दिया है मम्मी जब बनाती है तो इनके स्रोत कौन कौन से हैं और कौन से भाग इनके खाए जाते हैं। बैंगन बनाने के लिए, बैंगन का भरता बनाने के लिए अपन को सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई भी, और उसके बाद पौधों ये बैंगन का कौन सा भाग खाया जाता है? फल वाला भाग खाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके आगे आप खुद अपने आस पड़ोस से, अपनी मम्मी से पूछिए कि इसके अलावा कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको पौधों का भाग खाया जाता है और उनके स्रोत क्या क्या हैं, उनको बच्चों सूचीबद्ध कीजिए। क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए। आपने कभी अपने घर में अंकुरित स्प्राउट खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो यहाँ पर जो आपको विधि दी गई है उसके अनुसार आप बना सकते हैं और खाइए, बहुत फ़ायदेमंद होती है बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बाउल में कुछ मूंग अथवा चने के सूखे बीज लेने हैं। इनको पानी में भर देना है और 1 दिन के लिए छोड़ देना है। अगले दिन पानी को आप पूरी तरह से निकाल दें और ग्लास में रहने दें बीजों को। उन्हें एक गीले कपड़े से ऊपर में बच्चों ढक दें। अब क्या देखते हैं कि 1 आध दिन में उनमें से अंकुर निकल आते हैं, तो यही अंकुरित हैं। इसको अंकुरित मूंग या चने हैं। ये बच्चों खाने में बहुत अच्छे भी लगते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहते हैं। तो बीजों को पानी में धोएं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। बच्चों, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। आप ज़रूर ये कोशिश करिए बनाने की घर में अपने। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? शहद का यूज़ सब करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये कहाँ से आता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता कभी देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन बनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। चित्र 1.7 में बच्चों देखिए, मधुमक्खी का एक छत्ता दिखाया गया है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? अभी तक तो हमको ये समझ में आया कि हमको जंतुओं से, पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है, उनके किन भागों को खाया जाता है, लेकिन वास्तव में ये जंतु खाते क्या हैं? तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिनकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? यहाँ आइए क्रियाकलाप 7 में यह देखते हैं हम। क्रियाकलाप
चित्र नंबर 1.8 में देखते हैं। क्रियाकलाप 6। गिलहरी यहाँ पर चित्र 1.8 में क्या खा रही है? अखरोट खाते हुए दिखाई दे रही है। क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5 जंतु और उनका भोजन, जीव का नाम और खाए जाने वाला भोजन। भैंस, आपको मालूम है बच्चों भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। वैसे ही बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी और दूध। इसके आगे आपको सारणी में दिया गया है चूहा, तो आप खुद इसमें स्वयं पता लगाइए, अपने आसपास दोस्तों से पूछिए कि खाए जाने वाले भोजन क्या क्या है। चूहे का, शेर का, बाघ का, मकड़ी का, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा और अन्य। इसके आगे है आपका क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और उनके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। बच्चों यहाँ पर जो सारणी दी गई है 1.5 में, उनमें कुछ ऐसे जंतु हैं जो केवल क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं और पादप उत्पाद खाते हैं। इन जंतुओं को क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु। मतलब इसका मतलब ये है कि शाकाहारी वे होते हैं जो केवल पौधों को खाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उनको किस वर्ग में रखना है? दूसरे वर्ग में। इन प्राणियों को क्या कहते हैं बच्चों? मांसाहारी जंतु। इसका मतलब है शाकाहारी जंतु उन्हें कहते हैं जो केवल पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जंतु उन्हें कहते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। इन प्राणियों को क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को भी जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इनको तीसरे वर्ग में रखिए और उनको क्या कहते हैं बच्चों? सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं। अब आप इस सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्ग में लिखिए। शाकाहारी सारणी 1.6 शाकाहारी में गाय आती है बच्चों, मांसाहारी में शेर और सर्वाहारी में कौवा। इसके आगे भी आप खुद समझकर आगे की सारणी पूरी कीजिए। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हमसे प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। बच्चों, आपका यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। इस पाठ का अभ्यास कार्य देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।